शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के साथ। 1 अप्रैल से डेट फंड्स के लिए टैक्स नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का फायदा यहां पर निवेशकों के लिए अब खत्म हो गया है। अब ऐसे में जिनका 35% से इक्विटी में कम एक्सपोजर है उनके लिए एलटीसीजी का फायदा खत्म और ऐसे सभी म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। ऐसे में अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि एक डेट निवेशक को इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था वो नहीं मिलेगा डेट म्यूचुअल फंड के तहत, तो क्या बैंक एफडी और इक्विटी में ही निवेश का रुझान बढ़ाना पड़ेगा? क्या होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बदलाव और डेट निवेश को लेकर अब किस तरह की इनोवेशन म्यूचुअल फंड या एएमसीज करेंगे? इन तमाम पहलुओं पर हम बारीकी से आपको समझाइश देंगे। निवेश की रणनीति में क्या बदलाव आपको लाने चाहिए, अब इस पर आपको सलाह देंगे और साथ ही हमारे जो बड़े सवाल हैं वो भी हम शो में पूछेंगे। लेकिन चलिए सीधा आपका तारुफ कराते हैं हमारे पैनलिस्टों से। स्वरूप मोहंती, सीईओ डायरेक्टर मिरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, लक्ष्मी अय्यर, सीईओ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, सीए सुधीर कौशिक, को फाउंडर सीईओ taxpanel.com, सरस्वती कस्तूरी रंगन, पार्टनर डेलॉयट इंडिया। दमदार पैनल, बड़ा पैनल, खास इसी मुद्दे को लेकर आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और लक्ष्मी, आपके पास आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि कल तक हमको इसकी भनक भी नहीं थी कि ऐसा निवेश का विकल्प जिसको हम डेट म्यूचुअल फंड्स के नाम से जानते हैं वो कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए जो बहुत जोखिम नहीं उठा सकते उनके लिए आकर्षक नहीं रह जाएगा। फिक्स डिपॉजिट की तुलना जब भी हम करते थे इस कैटेगरी से तो हमेशा एक टैक्स का फ़ायदा मिलता था, इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था। मुझे था बोलने में अजीब लग रहा है क्योंकि बस कल ही लगातार हम इस पर मुद्दे पे शो करते आए हैं और अब अचानक से ये फ़ायदा था हो गया है। तो इतना बड़ा बदलाव लक्ष्मी, पता भी नहीं था इसके बारे में और क्या सोचकर ये निर्णय लिया गया? ये बदलाव जो है वो अमेंडमेंट की तरह प्रपोज किया गया और देखिए फाइनेंस बिल में पास भी हो गया। लक्ष्मी जी बिल्कुल कविता, आपको जितना सरप्राइज हुआ है उतना ही हमको भी हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये कि हमारा ये मानना है कि शायद एक ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया होगा। हमारा भी कंजेक्चर ही है ऑफ कोर्स, बट अगर आप देखो तो अब सारी जो इनकम के विकल्प है, चाहे वो बैंकों की एफडी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम के म्यूचुअल माध्यम से क्यों ना हो, सभी का एकमात्र कैटेगरी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा आ गया है, ताकि निवेशकों को भी अगर जब उनको तुलना करनी हो तो वो केवल टैक्स के आधार पे ना करे। तो आई थिंक ऑप्शंस ऑब्वियसली नफे में नुकसान जैसे हम बोलते हैं वो डेफिनेटली हुआ है इस मूव के तहत, पर ऐसा नहीं है कि केक भी नहीं है और आइसिंग भी नहीं है। आइसिंग निकल गया है लेकिन केक तो डेफिनेटली है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी ऐसे केक तो बहुत मिल रहे हैं ना, मेन मज़ा तो आइसिंग पर ही था जो आकर्षक था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम और समझते हैं एएमसी के लेवल पर। स्वरूप, आप हमको ये समझाएं कि अब आप जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस इस बदलाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि यही वो वक्त था स्वरूप जब हम लोगों को डेट म्यूचुअल फंड के बारे में और जागरूक कर रहे थे। एक तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आम आदमी को शायद समझ में भी ना आए, ठीक है, इसीलिए हम तमाम टैक्स के फ़ायदे, इंडेक्सेशन के फ़ायदे और जिस तरह से ये प्रोडक्ट डिज़ाइन है, क्योंकि अगर टैक्स को आप क्योंकि बाहर निकाल दिया है, अपने आप में प्रोडक्ट्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं जिसमें आपको निवेश करना पड़ेगा शायद आगे चलकर स्मार्टली। लेकिन जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड ये ब्लो आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? एएमसी लेवल पर किस तरह की अब सोच और विचार चल रहा है? कविता, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक है वो लॉ मेकर और हम हैं लॉ फॉलोअर। तो इसमें ज्यादा रीड नहीं करते हैं क्योंकि अंडरलाइंग में तो कोई चेंज नहीं हुआ प्रोडक्ट लेवल में। एक टैक्सेशन क्या होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। अब उसको लेके आगे बढ़ना, एक एक आपको भी मानना है, आप सब लोग मानेंगे कि टैक्स का एक क्या कहते हैं, एक रेजिम होता है एंड पूरा टैक्स के भरोसे एक प्रोडक्ट आगे नहीं निकल सकता है। प्रोडक्ट आगे निकलता है अपने मेरिट से, और जब मेरिट ऑफ द म्यूचुअल फंड अभी भी बरकरार है, आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। जो था हमारे तरफ से वो अभी भी है। जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेहतर क्यों है ये लोगों को समझाना अभी शायद थोड़ा ज्यादा हमें करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट था और जो प्रोडक्ट रहेगा वो एक ही है, इस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा टैक्सेशन में जैसे लक्ष्मी ने कहा शायद आइसिंग है, केक तो वहीं पे है। नाउ अगर डेट पार्ट अगर हम लोग कहें तो
ज्यादातर लोग सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स देखते हैं, बट जब निवेश करने जाएं तो एक सिंगल इश्यूअर में निवेश करना और वहीं पे एक प्रोडक्ट जिसमें आपको 10-12 इश्यूअर का एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, वो शायद अब भी फॉर सम टाइम लोग जहन में नहीं ले सकते हैं, बट आगे जाके जब ये गेम रिटर्न जनरेशन से रिस्क मिटिगेशन तक जाएगा तो बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो सामने आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगी, क्योंकि समझना होगा कि अब डेट म्यूचुअल फंड के अलावा जो बाकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के विकल्प हैं उनमें कितनी जो टक्कर है वो एकदम कड़ी हो सकती है। लेकिन सरस्वती, आपसे मुझे समझना है कि पहले का मौजूदा स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था, फायदेमंद कैसा था, और अब बदलाव के बाद कितना बदल गया है। बारीकी में, आसान भाषा में हमें ये समझा दीजिए। तो अभी जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कोई होल्ड कर रहा था और 3 साल के बाद उसका बिक्री होता, दैट इज इट बिकम्स लॉन्ग टर्म, तब तो टैक्स रेट तो 20%, इंडेक्सेशन भी मिलता था, तो इट यूज्ड टू बी कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी जो हो रहा है इसको द कंपैरिजन इज टू रेगुलर डेट इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट इससे इट्स बीन रिमूव्ड। तो मतलब क्या होता है, द पर्सन वुड बी टैक्स एट द रेगुलर टैक्स स्लैब। सो इट इज ऑन पार विथ, जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट हो या कोई कुछ और डेट इनकम हो, तो उसका टैक्सेशन जैसे होता है वैसे ही हो जाएगी। तो क्या देखना है हमको, 2 चीजें। एक तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चूज किया है और मैं 31 मार्च तक मैं उस पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसको क्या होगा, उसका जो टैक्सेशन ऐसे ही था, दैट इज इफ दे होल्ड फॉर मोर देन 3 years, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसका 20% इंडेक्सेशन मिलता है, टैक्सेशन आफ्टर इंडेक्सेशन वो कंटिन्यू होता है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट टिल 31 मार्च को तो प्रोटेक्शन है, बट जो इन्वेस्टमेंट, सो मेनी ऑफ अस रेगुलर इन्वेस्टमेंट एक ही फंड पे करते हैं, तो उसका कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स जो 1 अप्रैल के बाद हो जाती है, उसका टैक्सेशन में बदलाव हो जाता है। एंड ये भी हो सकता है कि नॉट एवरीबडी इज टैक्स्ड एट 20%, वो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। से somebody is a retired person and उनका टैक्स रेट्स लो है एंड दे आर ऑन द न्यू स्कीम, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा बेनिफिट भी मिल जाए बिकॉज वो 20% टैक्सेशन में नहीं आ जाए, बट फिर भी दैट इज हाईली इंडिविजुअल स्पेसिफिक। एक हिंट तो था बजट में, क्योंकि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स का भी टैक्सेशन का चेंज हुआ था वो बजट प्रपोजल्स में, उसमें भी ऐसा बोला गया था कि एप्लीकेबल स्लैब्स में ही टैक्सेशन हो जाएगी मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स की। एंड उनका पहले का रूल ये था कि 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करेंगे, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट 10%, दैट वाज द रेट फॉर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। तो एक हिंट तो था तब, देयर वाज नो इन द प्रपोजल्स there was no mention about this non-equity oriented mutual fund. So आप जो कहे थे बहुत सही कहा आपने, जो कहा था बहुत सही कहा था कि एक हिंट भी नहीं था कि नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बदलाव आने वाली है। बट ये है कि इन्वेस्टमेंट टिल 31 मार्च में कुछ टैक्सेशन का बदलाव नहीं होगा, जो नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसमें बदलाव तो होगा ही, एंड इट हैज टू बी अ कंसिडर्ड डिसीजन बाय टैक्स पेयर्स। ऐसे में सुधीर जी, शायद मेरे ख्याल से सरस्वती ने ये बात शायद कही भी थी, लेकिन फिर भी समझना चाहूँगी आपसे। मान लीजिए आप अपनी डेट निवेश को कंटिन्यू करते हैं 1 अप्रैल के बाद भी, तो फाइनली किस तरह से, जब आप, क्योंकि तभी आप पर टैक्स लगेगा जब आप ये विड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस पूरी इन्वेस्टमेंट को 1 अप्रैल में भी, उसके बाद भी अगर आप जारी रखते हैं, तो किस तरह से मुझ पर टैक्स लगेगा और किस तरह से ये टैक्सेशन बेनिफिट को क्या काउंट इन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? थैंक यू कविता। इसमें जो जरूरी चीज, जी सुधीर बोलिए। आई थिंक सरस्वती सुधीर, या आई कैन हियर। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो टैक्स लायबिलिटी है जो आज की डेट में, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता अगर वो 3 साल से ज्यादा है, 36 महीने से ज्यादा का अगर पीरियड होल्डिंग होता। अब अगर क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है मेरा 1 अप्रैल के बाद, तो मुझे वो उसकी एक जो
होल्डिंग पीरियड का जो बेनिफिट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो एक तो मुझे अपना ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट मैं कब कर रहा हूं, और दूसरा उसकी मैं इन्वेस्टमेंट की अभी जो अब तक कर दिया है उसके लिए लॉ चेंज नहीं है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। ये हमेशा जब होता है तो ये ऐसा नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव है कोई लॉ, ये आपके लिए अब तक जो आप चाहें तो 31 मार्च तक भी बल्कि कर देना चाहिए, जिनके पास कुछ अपना लिक्विड फंड्स रखना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, जहां पर अपना अभी उनको विड्रॉ नहीं भी करना है, तो 3 साल के बाद वो सब इंडेक्सेशन बेनिफिट वगैरह उनको मिलेंगे टिल 31 मार्च अगर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट इसके बाद करते हैं उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, जहां इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपके परिवार में जिनकी इनकम कम है उनके नाम से कर सकते हैं, और दूसरा इसको ना बेचें, जब तक आप बेचेंगे नहीं, जब तक आप इसकी सेल नहीं करेंगे देयर इज नो टैक्स। जबकि अगर आप मैं इसको एफडी से कंपेयर करूं, मैं एफडी को चाहे मैं उसको एनकैश करूं या ना करूं, मेरा टीडीएस कटना ही कटना है। क्यों? क्योंकि वहां एक्रूअल पे टीडीएस है। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो रही है ये एक बहुत बड़ा, अभी भी जिसे कह रहे हैं ना आइसिंग ऑन द केक नहीं है, तो शायद ये एक है बेनिफिट, अभी उसको आप छोटा या बड़ा कहेंगे, लेकिन जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इसका भी इंपैक्ट बहुत आता है, क्योंकि टीडीएस तो मेरे हाथ से चला गया और मेरे पास जो री इन्वेस्ट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे डेट फंड में जो मेरा पैसा है वो री इन्वेस्टेड रहेगा, तो रिटर्न ऑन दिस ऑल्सो इज माइन। जबकि ऐसे टीडीएस जो मेरा एफडी पर है वहां पर मुझे नहीं मिलेगा, तो ये बचा हुआ है अभी बेनिफिट। तो मेरे हाथ में है कि मैं कब टैक्स दूं, तो उसके लिए मैं अपनी टैक्स सिचुएशन देख सकता हूं कि मेरे पास रिटायरमेंट आने वाली है, तो 5 साल बाद या 6 साल बाद मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि मुझे टैक्स की लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि मेरी जो ओवरऑल इनकम है कम है सपोज करो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 5-6 साल बाद ही इसको एनकैश करूंगा, ताकि मेरा जो टैक्स स्लैब है वो जीरो, क्योंकि आज तो हमारी जो न्यू टैक्स रेजिम है वो अभी इतनी लिक्विडेटिव कर दी गई है, तो आने वाले 5-6 सालों में शायद और आसान होगी उसमें, या टैक्स लायबिलिटीज और कम की जाएंगी। तो लोअर इनकम वालों को इतना डरना नहीं है। हाँ, जो हायर इनकम वाले हैं उनको कुछ और प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई और इंटेलिजेंस अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। शायद फिर भी टीडीएस का बेनिफिट तो आज भी उनके लिए भी है, जो एफडी में जाने से शायद उनको नुकसान होगा। हाँ, बैंकों की हालत थोड़ी सी शायद कहीं ना कहीं जो डिमांड उनकी थी, जो लोन की जो डिमांड है वो बढ़ रही थी, और डिपॉजिट की ग्रोथ शायद कम थी। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो करना ही है। जहां जहां भी थोड़ी बहुत आर्बिट्रेज बची हुई है सरकार उसको प्लग इन कर रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो टैक्स रेट हमारे विदेशों की तुलना में कम है, कम है। अगर हम विकसित देशों की बात करें वहाँ 40 या 50% तक भी कहीं बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी ही बढ़ानी है, वो पक्का है। वो कहीं से भी आप मैसेज देखोगे तो इसलिए कई बार वो एनपीएस को या तो अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आखिर इस फैसले के बाद कहां पर किस तरह के प्रोडक्ट्स को बूस्ट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें, लेकिन उससे पहले स्वरूप मुझे आपसे ये समझना है कि अब तक अगर हम कुल मिला के डेट म्यूचुअल फंड में निवेशकों का रुझान देखें तो अधिकतर पैसा शायद शॉर्ट टर्म में पार्क होता होगा, या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था? ओवरऑल इन्वेस्टर इंटरेस्ट जागरूकता के लिहाज से डेट म्यूचुअल फंड्स की तमाम कैटेगरीज अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा था, और कहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग सकता है एएमसी लेवल पर? कविता, एएमसी लेवल में जो आपने कहा कि शॉर्ट टर्म लेवल में तो कोई इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा आज के डेट में। जो शॉर्ट फंड्स हैं, मनी मार्केट से लेके शॉर्ट टर्म फंड्स तक, वो शायद इंटैक्ट रहेंगे, और उसमें जो बेसिक नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स थे वो बरकरार रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बट लेटली अगर आप लास्ट 1-2 साल से देखें, देखिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक बहुत अच्छा एक हमारे तरफ से एक ऑफरिंग आया था बाजार में, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफी आने लगे थे। वो शायद अभी बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन शायद एक नियर टर्म में झटका लगेगा, बट आगे जाके जब मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सामने आएंगे वो शायद हमें फिर से उस पर रिवर्क करना पड़ेगा। यस, आई एग्री, जब टैक्सेशन सामने एक आ जाता है थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, बट जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरिट ऑफ द प्रोडक्ट अगर आप देखें वो इंटैक्ट है। अगर फंड मैनेजर जो काम करते हैं, लक्ष्मी हैज बीन अ फंड मैनेजर, वो इस बार में सहमति देंगे, क्योंकि उनका जो बाजार में एक एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से जो कोशिश रहती है टू गिव स्लाइटली सुपीरियर रिटर्न्स, वो भी इंटैक्ट है। आगे जाके हमें इसे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो लॉन्गर साइड ऑफ द फंड्स जो थे वो शायद नियर टर्म में इम्पैक्ट होंगे फ्रॉम एन एमसी परस्पेक्टिव, बट शॉर्टर फंड्स में अभी भी कोई मेरे हिसाब से तो इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा।
लक्ष्मी, अभी हम तमाम विकल्पों की बात करते हैं, यहाँ पर केवल डेट म्यूचुअल फंड्स के डेट ट्रीटमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सोने में जो निवेशकों का रुझान निवेश के लिए होता था, वो भी वहाँ पर फ़ायदा चला गया है। हम इंटरनेशनल एफएफ्स की बात भी कर रहे हैं। आपने इनको एक समान तरीके से फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम और तमाम आपके जो इंश्योरेंस जिनमें आपको निवेश का भी फ़ायदा मिलता था, उनको आपने एक पायदान पर आप लेकर आ गए हैं। अब अगर मैं ऐसा निवेशक हूँ जो ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन उसको फिर भी महंगाई को मात देने वाला थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो अब मैं चुनाव किस बेसिस पर करूं? देखिए, इसके पहले भी जो अपने गोल्ड फंड्स और अंतरराष्ट्रीय जो ये फंड्स थे, उनका जो टैक्सेशन था वो डेट म्यूचुअल फंड के समान ही था, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि ये जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट निकल गई है, वो इन स्कीम्स को भी इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा। तो अंडरलाइंग एसेट क्लास पे आपका व्यू क्या है? आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में वो ज्यादा फोकस रहेगा कि आपको पैसे कहाँ लगाने हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपको महंगाई को मात देनी है, तो वैसे भी फिक्स्ड इनकम वो विकल्प नहीं था, वो केवल इक्विटी या फिर सोना यानी गोल्ड के माध्यम से ही आप कुछ हद तक उसको नैया पार कर सकते हो। तो आज की तारीख में, आज के माहौल में जो हाइब्रिड फंड्स है, जहां पे आपके पास फिक्स्ड इनकम और इक्विटी का मिश्रण है, वेरिंग प्रोपोर्शंस में रहेंगे। जैसे कुछ कैटेगरीज, इसको हम इक्विटी सेविंग्स के नाम से जाना जाता है। एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की भी एक कैटेगरी है जो कि डायनेमिक मैनेज करती है इक्विटी और फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज को। यहाँ पे हमको इन्वेस्टर्स का रुझान कुछ हद तक दिखाई दे सकता है। और जो कि क्रेडिट फंड्स है, जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ्स के माध्यम से, जो कि थोड़े हाई यील्ड, थोड़े रिस्क उसके ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन जिसकी ग्रॉस यील्ड थोड़ी ज्यादा है पोर्टफोलियो लेवल पे, यहाँ पे हमें लगता है इन्वेस्टर का रुझान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कस्तूरी, अब इस फैसले के बाद क्या आप बैंक एफडीज की डिमांड और खासतौर से इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनमें निवेश का आपको एक फायदा दिया जाता है, क्या उनकी डिमांड आप बढ़ती हुई देख रही हैं? सरस्वती? वो डायरेक्टली टैक्सेशन के कारण नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसे कि लोग पहले ही भी सोचते थे कि कौन सी एसेट में इन्वेस्टमेंट करना था, वो डायरेक्शन तो रहेगा ही। ठीक, जरूरी है कि टैक्सेशन का इम्पैक्ट तो देखना ही है, बट ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली लोग डेट विल स्विच ओवर टू बैंक इंटरेस्ट। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका फायदा तो है ही। द टैक्सेशन अंडर अ म्यूचुअल फंड, जब तक बिक्री नहीं होती है तब तक उसका टैक्सेशन का किन नहीं होता है, तो वो फायदा तो है ही। तो ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकता है। जैसे स्वरूप जी ने कहा, थोड़ा झटका तो इनिशियली होगा ही, पर आई थिंक ओवरऑल द पर्पस इज टू इक्वलाइज द लेवल, ब्रिंग इन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो मुझे नहीं लग रहा है। सुधीर जी, अब ये बताइए कि सोने में निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प शायद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही रह गया है? हाँ जी, बिल्कुल है वो। उसमें अभी कोई आपको जो ये इस तरह की जो टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि वो मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री है। और थोड़ा सा लोगों को शायद अपनी एक ना सोच में परिवर्तन करना चाहिए। पैसा इतनी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट में होता नहीं है। आपके पास जब इनकम है तभी तो आप सेविंग कर रहे हो, और सेविंग किस लिए कर रहे हो? अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन या इस पर्पस के लिए। तो जो उद्देश्य है, जो हमारा गोल है, उसके हिसाब से करें। अगर वो गोल ही मेरा 10 या 15 साल बाद है, तो मेरा शॉर्ट टर्म में या डेट फंड में जाने का पर्पस नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी जाना है तो आपके पास हाइब्रिड जो फंड्स हैं, जो जैसे भी बैलेंस एडवांटेज फंड बताया लक्ष्मी जी ने, तो उस तरह के फंड में जाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां पर ऐसे रिस्क कहने के लिए तो है, पर सच में 10-15 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो रिटर्न इतनी अच्छी है कि वो रिस्क तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये ओवर द ईयर्स कितने एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं। तो हाँ, डेट फंड में उन लोगों के लिए जो 3 साल या कुछ कम समय के लिए, तो उसके लिए जो सिंप्लिसिटी चाहते हैं, मैं तो कहूंगा एफडी उनके लिए सिंपल है। लेकिन फिर भी टीडीएस का एक जो इम्पैक्ट है, वो कभी कैलकुलेट करके लोगों को देखना चाहिए कि मेरा हर क्वार्टर पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, जा रहा है, यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट इन एफडी है वो कम हो रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट वो आपको एक्रूअल बेसिस पे कट करता है। जबकि डेट फंड में जब मैं इस फिगर को करोड़ों में जब कंप्यूट करते हैं तो बहुत बड़ा असर होता है। तो जो लोग बिग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, टैक्स आर्बिट्रेज के लिए कर रहे थे या फायदे के लिए, वो अभी भी उनका पूरा फायदा नहीं गया है, अगर मैं एफडी से कंपेयर कर रहा हूं तो। जहां तक यूलिप का है, तो वो 5 लाख तक की पॉलिसी के ऊपर वहां पर भी टैक्स है। हाँ, छोटी पॉलिसीज में शायद लोग उधर जा सकते हैं,
तो किसको जाना है? जो डेट फंड में आए कितने लोग थे, रिटेल इन्वेस्टर्स में से भी हायर इनकम वाले लोग ज्यादा थे और बाकी जो थे वो सिप में थे, एसआईपी। और वो एसआईपी वाले लोग इतनी जल्दी इसको चेंज करने वाले हैं, कुछ ऐसा कोई जरूरत है? अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में किया हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चेंज करने की कहीं पर भी जरूरत है, क्योंकि वहां तो कोई आपका टैक्स बेनिफिट गया ही नहीं हाथ से। जो डेट म्यूचुअल फंड में थे वो टारगेटेड म्यूचुअल फंड का शायद जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोगों को एक झटका तो है, तो वो तो कुछ चीजें हमारे एक्सपर्ट बाकी भी मान रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, तो शायद ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेरी राय में सही है। लोगों को इतने अभी आप हिंदुस्तान में जो हमारा देश है, जो भारत, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल इतना नहीं है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझना, कितनी स्कीम्स हैं, क्या रिटर्न्स हैं। एक ही उसमें डेट में ही देखो तो 20% भी है, 5% भी है और शायद नेगेटिव भी है। तो लोगों को इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना। जबकि एफडीज में देयर इज अ सिंप्लिसिटी कि 5% बता रहे हैं तो 5% है, 7% बता रहे हैं तो 7 है। आज अगर बैंक कह रहे हैं 7.1% है, तो कोई सिंपल हाउसवाइफ हो, कोई रेडी वाला, पटरी वाला, कोई भी गरीब अमीर, तो उसमें उतना ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे थोड़े से पैसे के लिए कितना सरदर्द करना है? हाँ, नहीं, सही बात है। और मेरे ख्याल से इसीलिए लोग जो हैं कोशिश भी नहीं करते, हिम्मत भी नहीं करते कि किसी भी प्रोडक्ट को समझा जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो आर्थिक साक्षरता है, जो वित्तीय साक्षरता है, वो इतनी हमारे देश में कम है। स्वरूप, अब ये बात तो उजागर हो गई है कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर आपको महंगाई को मात देने वाली निवेश करना है और किस तरह से आपको एक सुरक्षित निवेश करना है, एक स्थायी निवेश करना है, जो कि कंजर्वेटिव निवेशक के लिए ज़रूरी होगा। अब आने वाले वक्त में, मैं जानती हूँ शायद बहुत जल्दी है आपसे ये सवाल पूछना, आने वाले वक्त में शायद कई बार आपको शो पर आना पड़े और बताना पड़े कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेट स्कीम्स को लेकर, लेकिन किस तरह के बदलाव आप सोच रहे हैं कि इस डेट कैटेगरी में आने वाले वक्त में आप करना चाहेंगे या करने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है या हाइब्रिड को ही और पुश करने पर आप जोर देंगे? देखिए, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करेंगे वो है इन्वेस्टर्स। कविता, आप अपने शो में इतने दिन से पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, और पर्सनल फाइनेंस जब ग्रो कर जाता है कंट्री में, तो आदमी को ये समझ आता है कि ये रिस्क का गेम है। ओके, और जो इन्वेस्टर अपना रिस्क प्रोफाइल और अपना पोर्टफोलियो के पास पहुंच सके, वही बेहतर इन्वेस्टर होता है या होती है। नाउ इसमें क्या होता है, अगर आप ये बेसिक जब रिस्क समझ जाएं, तो ये आप समझेंगे सिंप्लिसिटी प्रोडक्ट में है। सपोज एक एफडी में, लेकिन वो पहले दिन जो पैसा जाता है, वो 3 साल में पैसा क्या हो रहा है इन्वेस्टर को पता नहीं चलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड एवरीडे उसको बताता है कि वो पैसा क्या हो रहा है और उसका वैल्यू क्या है। शायद ये जानने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये हमारे अगेंस्ट में भी जा सकता है और जा भी रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है वो शायद एफडी के तुलना में हमारे अगेंस्ट में जाएगा इन द नियर टर्म। बट मेरा ये मानना है, थैंक्स टू पीपल लाइक यू एंड ऑल द एक्सपर्ट्स ऑन द शो, धीरे धीरे लोग ये डेफिनेटली जानने लगेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंस है ये धीरे धीरे लोग मानने लगेंगे। तो हमारे तरफ से प्रोडक्ट से कोई चेंज नहीं आने वाला है, या अगर हम इसके बदले में जो डेट इन्वेस्टर को अगर हम हाइब्रिड बेचने लगेंगे या सलाह देंगे, वो रिस्क प्रोफाइल के टोटली ऑपोजिट जाएगा। जो डेट इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है वो डेट इन्वेस्टमेंट में ही करने चाहिए, और जो हाइब्रिड का एक रिस्क ले सकते हैं वो हाइब्रिड के तरफ जाना चाहिए। वो एक जो एसेट एलोकेशन होता है या पोर्टफोलियो बनता है, वो इन्वेस्टर अपने एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपने गोल के हिसाब से बनाए। लेकिन जस्ट बिकॉज टैक्स चला गया डज नॉट मीन आप डेट छोड़ के आप हाइब्रिड की तरफ झुकाव करें, क्योंकि रिस्क कंप्लीटली चेंज होता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, वक्त आ गया है चर्चा को समेटने का, लेकिन लक्ष्मी, जाते जाते आपसे, टैक्स से डरना नहीं है, सही निवेश विकल्प का चुनाव करना है, यही मंत्र होगा, यही अब नारा होगा? जी जी बिल्कुल। अगर आपके रसोई घर में अगर चीनी नहीं है तो आप शीरा ना बनाए, ऐसा जरूरी है। चीनी में अगर आप शीरा में अगर आप नमक लगाओगे तो ऑब्वियसली उसके अलग नुस्खा ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ टैक्स के माध्यम से या नजर रखते हुए आप निवेश ना करिए। एसेट एलोकेशन रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करिएगा
वही जिम्मेदार। चलिए तो यहाँ पर गाढ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि आप केवल टैक्स बेनिफिट के लिए किसी भी निवेश विकल्प में अपने पैसे ना डालें, बल्कि अपनी निवेश की रणनीति, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को तय करें, उसको परखें, जांचें और उसके बाद एक सधी हुई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की रणनीति बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि